गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे कंडीशंस जिसको लगाने के बाद दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। पिछली क्लास में मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बताए थे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होती हैं जिनकी शेप और साइज सेम होती हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस को लगाने से वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्योंकि ट्राइंगल में 6 पार्ट्स होती हैं, 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होती हैं। तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो उसके तीनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे और तीनों साइड भी इक्वल होंगे। और अगर हमें किसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके तीनों साइड इक्वल हैं और तीनों एंगल इक्वल हैं, तभी तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। बट इसमें ये प्रॉब्लम है कि हम हमेशा जो ये 6 के 6 पार्ट्स हैं इसको इक्वल प्रूव नहीं कर पाते। तो मैथमेटिशियंस ने ये देखा कि अगर हम इनमें से कुछ पार्ट्स को प्रूफ कर दें तब भी वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इन्हीं पार्ट्स को क्राइटेरिया बोलते हैं कि किन पार्ट्स को प्रूव करने से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दैट आर कॉल्ड क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए, इसमें पहला क्राइटेरिया है SSS। इसको बोलते हैं साइड 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 क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर एक ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो जाएं, ठीक है, एक ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हो जाएं, तो फिर SSS क्राइटेरिया से हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। इसमें हमें एंगल्स के बारे में कुछ पता नहीं करना है। एंगल्स इक्वल हों चाहे ना हो, गिवन हो चाहे ना गिवन हो, इस क्राइटेरिया को जब आप अप्लाई करोगे तो सिर्फ हमें साइड के बारे में देखना होता है। अगर तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी तो फिर SSS क्राइटेरिया से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फिर जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा उसके बाद हम कह सकते हैं कि सारे एंगल्स भी इक्वल हैं। ठीक है, बाय CPCT यूज़ होता है। इसमें अभी आगे क्लासेस में यूज़ होगा CPCT। CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, देखिए इसमें ये पहला कंडीशन है, क्राइटेरिया है SSS। इफ़ द 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के 3 साइड्स दूसरे ट्राइंगल के 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हो, देन बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि 2 ट्राइंगल बने हुए हैं, एक ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल PQR है। तो यहाँ पे AB इक्वल टू PR है, AB इक्वल टू PQ, सॉरी PR नहीं PQ आएगा। AB इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू QR इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर। इसमें आप डायग्राम में ये नोट कर रहे होंगे कि AB लाइन सेगमेंट और PQ लाइन सेगमेंट के ऊपर एक सिंगल डैश बना हुआ है, फिर AC और PR के ऊपर डबल डैश बना हुआ है और BC और QR के ऊपर ट्रिपल डैश बना हुआ है। तो ये जो डैश हैं, ये छोटे छोटे लाइन सेगमेंट जो बने हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों साइड इसकी लेंथ इक्वल है। कई बार क्या होता है कि मेजरमेंट नहीं लिखी होती है, इसमें सिर्फ ये डैश बन जाता है, डैश बना हुआ। तो इस डैश से हमें पता लगाना है कि कौन सी साइड किसके बराबर है। ठीक है, इसमें AB किसके बराबर होगी? PQ के। AC किसके बराबर है? PR के। और BC किसके बराबर है? QR के। तो इसमें एक ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के बराबर हैं। सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। समझ आ गया मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर एक ट्राइंगल मान लीजिए आपके पास ये है ABC और एक ट्राइंगल आपके पास ये है PQR। ठीक है, अब मान लीजिए ये सिंगल डैश मैंने यहाँ बना दिया, सिंगल डैश यहाँ बना दिया, तो अब AB की लेंथ किसके बराबर होगी? PR के बराबर। AC में ये डबल डैश यहाँ बना दिया, डबल डैश यहाँ बना दिया मैंने, अब AC की लेंथ किसके बराबर होगी? QR के बराबर। यहाँ लेंथ गिवन नहीं है, ये नोटेशन है। आप इस नोटेशंस को याद रखेंगे, आगे क्लासेस में बहुत काम आएगा। ठीक है, कभी कभी तो मेजरमेंट लिखी होती है और कभी कभी मेजरमेंट नहीं लिखी होती है। ये सिंबल से डिनोट किया जाता है कि ये इक्वल है कि नहीं। ये इक्वल होने की सिंबल है। अब यहाँ पे 3 लाइन बना देंगे छोटे छोटे, 3 डैश
और यहाँ पे भी 3 डैश ऐसे लगा देंगे। समझ आ रहा है? तो इसमें ए बी किसके इक्वल हो जाएगी? पी आर। ए सी किसके बराबर होगी? क्यू आर। और बी सी किसके बराबर होगी? पी क्यू के। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ठीक है, आई थिंक ट्रिपल एस आपको समझ आ गया होगा। ट्रिपल एस कांग्रेंस क्राइटेरिया में क्या होता है कि एक ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के बराबर अगर होगा तो फिर हम ये कहेंगे कि बाय ट्रिपल एस कांग्रेंस क्राइटेरिया बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल में दिख रहा है आपको तीनों साइड की लेंथ और दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ ये सेम है, इसलिए ट्रिपल एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए की लेंथ जो है, एंगल ए की मेजरमेंट, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। ये हम कह सकते हैं। और फिर रीजन क्या लिखेंगे? बाय सीपीसीटी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीटी? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये रीजन होता है, ये रीजन लिखना है। ठीक है, अगर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कभी कि ये पहले तो ये लेंथ दिया हुआ है ना, गिवन दे देंगे कि तीनों साइड की लेंथ इसके तीनों साइड की लेंथ के बराबर है, और वो पूछेंगे कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद हम ये लिखेंगे यस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी बाय सीपीसीटी। समझ आ रहा है? जो कंडीशन गिवन है उसको यूज करके पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, उसके बाद जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है तो उसके बाद बाकी जो पार्ट्स बच गए हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, और उन सब में रीजन सीपीसीटी आता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्राइटेरिया है SAS, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इट सेज इफ टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल are equal to the corresponding two side and the included of another triangle, then by SAS criteria both triangle are congruent। यहाँ पे आपको दिख रहा है दो डायग्राम बना हुआ है, एक ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल PQR है। इसमें AB की लेंथ PQ के बराबर है, BC की लेंथ QR के बराबर है, और AB और BC के बीच वाले एंगल को लेना है। इंक्लूडेड एंगल लिखा हुआ है। ठीक है, टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, इसका मतलब ये होगा कि दो साइड और उनके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, और कोई एंगल नहीं लेना है आपको, क्योंकि SAS आ रहा है, एंगल कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है, दोनों साइड के बीच में आ रहा है ना एंगल SAS। तो दोनों साइड के बीच वाला जो एंगल होगा उसको हम इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। हमें उसी को चेक करना है, दो साइड इक्वल होना चाहिए और उनके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे दो साइड इक्वल हैं, AB और PQ दोनों इक्वल हैं, इसकी लेंथ 7 है। BC और QR दोनों इक्वल हैं, इसकी लेंथ 5 है। और इनके बीच वाली एंगल जो है, एंगल B की वैल्यू भी 50 डिग्री है और एंगल Q की वैल्यू भी 50 डिग्री है। तो दो साइड इक्वल हैं और उनके बीच वाले एंगल भी इक्वल हैं। टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। सो वी कैन यूज SAS congruence criteria। Therefore by SAS congruence criteria ट्राइंगल ABC congruent ट्राइंगल PQR। समझ आ गया? इसके बाद नेक्स्ट है ASA, ये होता है एंगल साइड एंगल। अब इसमें साइड बीच में आ रहा है, ठीक है, एंगल साइड एंगल। तो हम क्या करेंगे कि दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, ठीक है, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। देन बाय ASA congruence criteria बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जैसे इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा? जैसे हमने ये ट्राइंगल लिया है, तो इसमें मान लो ये एंगल इसके बराबर है। एक ट्राइंगल हमारे पास ये है, एक ट्राइंगल हमारे पास ये है, ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो अब इंक्लूडेड साइड कौन सा हो जाएगा? जिस पे ये दोनों एंगल बन रही हैं। इस वाले साइड पे ये दोनों एंगल बन रही हैं, इसलिए इस साइड को हम देखेंगे। ये साइड इसके इक्वल होना चाहिए। ये साइड अगर इसके इक्वल है, ये वाली साइड अगर इसके इक्वल है, तब तो हम यूज कर सकते हैं ASA, एंगल साइड एंगल, साइड बीच में आना चाहिए। और अगर ये साइड इक्वल नहीं है तो फिर ASA यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं एग्जाम्पल में। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है दो ट्राइंगल के बने, आपको दिख रहा है डायग्राम में ABC एंड PQR।
इसमें एंगल बी और एंगल क्यू की वैल्यू 40 डिग्री है, एंगल सी और एंगल आर की वैल्यू 60 डिग्री है, और बी सी और क्यू आर इसकी वैल्यू 3.5। इसको इंक्लूडेड साइड बोलेंगे। इंक्लूडेड साइड क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसी साइड के ऊपर एंगल बी भी बनाया और एंगल सी भी बनाया, और क्यू आर के ऊपर ही एंगल क्यू बनाया, एंगल आर बनाया। जो एंगल्स इक्वल होते हैं उसके बीच की साइड हमें लेनी होती है। आई थिंक समझ आ गया है आपको, है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर 60 डिग्री है, और बी सी की लेंथ जो है वो क्यू आर के बराबर है। सो वी कैन यूज एंगल साइड एंगल बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है एंगल एंगल साइड, AAS क्राइटेरिया। इसमें ये होता है कि कोई भी दो एंगल और कोई भी साइड, इससे पहले वाले में क्या कहा था कि टू एंगल और इंक्लूडेड साइड, उनके बीच वाली साइड चाहिए। लेकिन अब इसमें क्या है कि टू एंगल एंड एनी वन साइड, कोई भी साइड हो, एक ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड और दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल होते हैं तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको इस एग्जांपल में दिख रहा होगा कि यहाँ एंगल बी और एंगल क्यू की वैल्यू 40 डिग्री है, ये सेम है। एंगल सी और एंगल आर की वैल्यू 60 डिग्री है, ये सेम है। अब यहाँ पे बी सी और क्यू आर के बारे में हमें पता नहीं है। यहाँ पे हमें ये पता है कि ए बी की लेंथ 3.5 है और पी क्यू की लेंथ 3.5 है। ए बी और पी क्यू की लेंथ सेम है, ए बी इक्वल टू पी क्यू गया, यानी दो एंगल सेम है और एक साइड सेम है। तो यहाँ पे इंक्लूडेड साइड सेम नहीं है। इंक्लूडेड साइड सेम जब नहीं होगा तब तो हम यूज करेंगे AAS, और इंक्लूडेड साइड अगर सेम होगा तब हम यूज करेंगे ASA। ध्यान से समझना है बेटा आपको। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पे BC और QR की लेंथ के बारे में हमें पता नहीं है। अगर यहाँ पे BC इक्वल टू QR हम गिवन होता, ठीक है, BC और QR की लेंथ गिवन होती और वो इक्वल होता, तब तो हम यूज़ करते हैं एंगल साइड एंगल। लेकिन यहाँ पे BC और QR की लेंथ नहीं दी हुई है, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे? एंगल एंगल साइड। आई होप आपको समझ आ गया होगा, है? दो एंगल और एक साइड ये इक्वल होना चाहिए। और AAS में क्या होता है कि दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, उसके बीच वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। तो AAS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। ठीक है, इसके बाद लास्ट है RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। इसमें ये होता है कि राइट R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूस एंड S फॉर साइड। तो राइट एंगल तो सेम होता ही है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ये तो होता ही है। तो हमें एक साइड और हाइपोटेन्यूस चेक करना होता है इस क्राइटेरिया में। इफ हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल टू द corresponding hypotenuse and one side of another right angle triangle, then by RHS criteria both triangle are congruent। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एंगल B और एंगल Q 90 डिग्री है, ये तो सेम होगा ही होगा। अब B के सामने वाली साइड AC होगी, है ना? 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। इसमें AC हाइपोटेन्यूस है और इसमें Q90 है, इसके सामने कौन सी साइड आ रही है? PR। तो इसमें PR हाइपोटेन्यूस है, तो इसमें AC और PR की लेंथ सेम है, 9 सेंटीमीटर गिवन है, और AB और PQ इसकी लेंथ सेम है, 5 सेंटीमीटर है। तो एक साइड सेम है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस सेम है और 90 डिग्री का एंगल सेम है। तो इसमें हम कौन सा लगा सकते हैं? RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR है। 5 क्राइटेरिया बताई हैं। अभी क्लास 7th में 4 क्राइटेरिया ही दी हुई हैं। AAS क्राइटेरिया जो है वो सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। क्लास 9th में ये सारी रिपीट होनी है, समझ आ रहा है? तो इस क्राइटेरिया को आप अच्छी तरह से समझेंगे, अपने फेयर नोटबुक में नोट करेंगे और उसके बाद आप एक्सरसाइज 7.2 होमवर्क से करेंगे। ठीक है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप कमेंट करेंगे, फिर मैं उसका सोल्यूशन भेजूंगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।